नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम पटेल आज़ाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा विज्ञान और भौतिक विज्ञान क्या है। अगर हम विज्ञान की बात करें तो किसी भी विषय में या किसी भी विषय के बारे में जानना विज्ञान कहलाता है, या उसके बारे में क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक मीन्स ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे गति मीन्स मोशन। क्या है गति? गति, आप देखिएगा किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाला परिवर्तन गति कहलाता है। फिर से सुनिए, कोई वस्तु है, जैसे कोई वस्तु है ए नाम की, यहाँ अवस्थित है, इसकी स्थिति ए है। इसकी स्थिति में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, यानी इसे यहाँ से यहाँ पहुँचने में टी समय लगेगा, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। पहले ये यहाँ है और फिर टी समय में ये यहाँ पहुँचती है। तो वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाला परिवर्तन गति कहलाता है। साथियों, गति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है गति? 3 प्रकार की होती है। विमाओं के आधार पर गति, पथ के आधार पर गति और दोहराव के आधार पर गति। इनके आधार पर विमाओं के आधार पर पथ के आधार पर और तीसरा है दोहराव के आधार पर। अगर हम विमाओं के आधार पर गति की बात करें तो विमाओं के आधार पर गति भी 3 प्रकार की होती है। एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। क्या? एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति। पथ के आधार पर गति 4 प्रकार की होती है। सरल रेखीय गति, जैसे स्थानांतरीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति, जो वृत्ताकार गति होती है, यानी तीसरी गति जो होती है प्रक्षेप गति। देखना, सरल रेखीय गति, इसे स्थानांतरीय गति भी कहते हैं। प्रक्षेप गति, वृत्ताकार गति,
वृत्तीय गति, और जो चौथी गति है कंपन गति या दोलन गति। क्या? कंपन गति या दोलन गति। दोहराव के आधार पर गति भी दो प्रकार की होती है। दोहराव के आधार पर गति भी दो प्रकार की होती है। एक आवर्त गति। क्या? आवर्त गति। और दूसरी होती है सरल आवर्त गति। क्या? सरल आवर्त गति। तो हमें पढ़ना है एक एक करके। हम पहले पढ़ेंगे विमाओं के आधार पर गति। साथियों, विमाओं के आधार पर गति तीन प्रकार की होती है। एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। हेडिंग डालिए एक विमीय गति। अगर हम एक विमीय गति की बात करें तो कोई पिंड इस प्रकार से गति करे या कोई पिंड एक सरल रेखा में गति करे, एक दिशा में गति करे, और उसकी गति को दर्शाने के लिए केवल एक निर्देशांक की आवश्यकता हो। किसकी? एक निर्देशांक की आवश्यकता हो, तो इस प्रकार की गति एक विमीय गति कहलाती है। जैसे एक कोई पिंड है, इस दिशा में गति कर रहा है, तो एक दिशा निर्देशांक हुआ x, एक निर्देशांक है, और इस दिशा में गति कर रहा है, तो इसे दर्शाने के लिए एक निर्देशांक की आवश्यकता हुई। और एक कैसी गति है? एक सरल रेखीय गति है। तो कोई पिंड जब एक सरल रेखा में गति करता है और उसे दर्शाने के लिए केवल एक निर्देशांक की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार की गति एक विमीय गति कहलाती है। द्विविमीय गति, जैसे एग्जाम्पल, ट्रेन का पटरी पर चलना, सड़क पर गाड़ी का चलना, एक विमीय गति के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे द्विविमीय गति। हेडिंग डाल लीजिए द्विविमीय गति। जब कोई पिंड इस प्रकार से गति करता है कि जब कोई पिंड इस प्रकार से गति करता है कि उसकी दिशा को दर्शाने के लिए केवल दो निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, तो पिंड द्वारा की गई इस प्रकार की गति द्विविमीय गति कहलाती है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो तोप से दागे गए गोले की गति द्विविमीय गति होती है। देखना, मतलब यहाँ कोई तोप रखी हुई है, यहाँ से अपन ने गोले को दागा तो गोला ऐसे गति करेगा। गति तो वो ऐसे कर रहा है, लेकिन किस दिशा में कर रहा है, उसकी दिशा ये है। तो यहाँ से पिंड गति कर रहा है, ऐसे जा रहा है और यहाँ जा रहा है, इस ओर जा रहा है। तो
इसकी दिशा को दर्शाने के दो निर्देशांकों की आवश्यकता हुई, एक x हुआ और एक y हुआ, क्योंकि वो ऐसे जा रहा है। तो इस प्रकार की गति द्विविमीय गति कहलाती है। उदाहरण की बात करें तो तोप के द्वारा दागे गए गोले की गति। इसी क्रम में अगर हम त्रिविमीय गति की बात करें तो किसी पिंड द्वारा किस गति की, त्रिविमीय गति की बात करें तो किसी पिंड द्वारा की गई ऐसी गति जिसे दर्शाने के लिए 3 दिशा निर्देशांकों की आवश्यकता हो, ऐसी गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो आकाश में उड़ रहे पक्षी की गति त्रिविमीय गति है। हवाई जहाज की गति, एरोप्लेन की गति त्रिविमीय गति है। पतंग की गति ये भी त्रिविमीय गति है। एग्जाम में पूछा जाता है कि पतंग की गति किस प्रकार की होती है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। पक्षी किस प्रकार की गति करता है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, या इसमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, त्रिविमीय गति को पिंड द्वारा की गई ऐसी गति जिसे दर्शाने के लिए 3 दिशा निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, x, y और z, कि वो ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा। उसको कोई ठिकाना नहीं है कि किस दिशा में गति करेगा। तो इस प्रकार की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। तो पक्षियों द्वारा की गई गति वो भी त्रिविमीय है। आकाश में उड़ रहे पतंग की गति भी त्रिविमीय गति है। तो हमने ये तो देखा कि विमाओं के आधार पर गति 3 प्रकार की होती है। अब हम देखेंगे पथ के आधार पर गति। किसके आधार पर? पथ के आधार पर। पथ के आधार पर गति। साथियों, पथ के आधार पर गति 4 प्रकार की होती है। सरल रेखीय गति, इसे स्थानांतरीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति, दोलन गति जिसे कंपन गति, और प्रक्षेप गति। हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि न्यूटन की गति के नियम, इसमें पढ़ेंगे गैलीलियो का जड़त्व का नियम, हम इसी के साथ पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति या स्थानांतरीय गति। साथियों, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे एक कोई वस्तु है, ये एक सीधी रेखा में गति करती है, तो इस प्रकार की गति एक सरल रेखीय गति होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सड़क पर गाड़ी का चलना एक सरल रेखीय गति है। ट्रेन पर पटरी पर ट्रेन का चलना एक सरल रेखीय गति के एग्जाम्पल है। सरल रेखीय गति के अंतर्गत न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। वो न्यूटन ने जो गति के नियम दिए वो सरल रेखीय गति के अंतर्गत दिए। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहता है कि
यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है, और विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। साथियों, न्यूटन के इसी नियम को गैलीलियो के जड़त्व का नियम भी कहते हैं। हेडिंग डालिए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। एक्चुअली में जो गति के बारे में सबसे पहले बात की थी वो गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो ने क्या कहा? गैलीलियो ने कहा कि ब्रह्मांड में जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील ही रहती है, और जो स्थिर है यानी विराम अवस्था में है वो स्थिर ही रहना चाहती है या स्थिर ही रहती है। इन्होंने इसका ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों होता है। इनने इस अवस्था को यानी गति की अवस्था को, जो इन्होंने कहा कि जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील ही रहना चाहती है, जो स्थिर है वो स्थिर रहना चाहती है, गैलीलियो ने कहा था, और इन्हें इसे जड़त्व नाम दिया। इन्होंने कहा जो इनकी अवस्था को परिवर्तित करता है, मतलब जो स्थित है उसे गति में लाता है, और जो एक बार इसका विरोध करता है, इनने उसे जड़त्व भी कहा। इन्होंने कहा ये इसका जड़त्व है, गैलीलियो ने कहा। इसके बाद न्यूटन आए तो न्यूटन ने कहा ओ, गैलीलियो बड़े भैया आए थे तो उनने कहा था कि जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील ही रहना चाहती है, और जो स्थित है वो स्थिर ही रहना चाहती है। कुछ तो कारण है। तो इनने कहा कि जो वस्तु स्थिर है उसे गति में लाने के लिए बल की आवश्यकता होती है, तो इनने ऐसे नाम दिया बल, जो उसकी स्थिति में परिवर्तन करे। उस स्थिति में परिवर्तन करने वाले का नाम न्यूटन ने बल दिया, और एक अपना नियम दिया। क्या नियम दिया? कि कोई वस्तु जो गतिशील अवस्था में है वो गतिशील ही रहना चाहती है, और स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे ही गैलीलियो की जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके गैलीलियो, इसे ही गैलीलियो की जड़त्व का नियम भी कहते हैं। वस्तु का वह गुण जो उसकी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। जब फिर सुनिए, वस्तु का वह गुण जो उसकी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। साथियों, जड़त्व 3 प्रकार का होता है। विराम के आधार पर जड़त्व, गति के आधार पर जड़त्व, और दशा के आधार पर जड़त्व। अगर हम विराम के आधार पर जड़त्व की बात करें तो वस्तु का वह गुण जो उसकी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे,
तो उसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। फिर से सुनिए, वस्तु का ऐसा गुण जो उसकी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, विराम का जड़त्व कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो किसी पेड़ की टहनी में लगा हुआ फल पेड़ की टहनी को हिलाने से जमीन पर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि टहनी और टहनी में लगा हुआ फल विराम की अवस्था में है, और जब टहनी को हिलाया जाता है तो टहनी गतिशील हो जाती है, लेकिन टहनी में लगा हुआ फल जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहता है और वह टहनी गतिशील हो जाती है। टहनी के गतिशील होने से उसमें लगा हुआ फल टहनी से अलग हो जाता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वह फल जमीन पर गिर जाता है। तो यह है विराम का जड़त्व। एक एग्जाम्पल और देखिए कि गाड़ी में व्यक्ति बैठा हुआ है, गाड़ी अचानक चल देती है, तो उसमें जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, बैठा तो नहीं, खड़ा हुआ है, तो वो खड़ा हुआ व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, क्योंकि व्यक्ति का जो शरीर होता है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। एक भाग जो गाड़ी के संपर्क में होता है और ऊपर का भाग जो गाड़ी के संपर्क में नहीं होता है। जो भाग गाड़ी के संपर्क में होता है वो गाड़ी के साथ गतिशील हो जाता है, लेकिन वो भाग जो गाड़ी के संपर्क में नहीं होता वो विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहता है और गाड़ी आगे की ओर जाती है, और विराम स्थिर रहता है तो पीछे की ओर गिर जाता है। एक एग्जाम्पल और देखिए। हाँ साहेब, क्या कारण है? क्वेश्चन ही बनता है यहाँ से, जैसे अब है MPSC PSC का एग्ज़ाम होता है, इनमें 1-3 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है वो, एग्जाम्पल भी ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछता है। क्या कारण है कि शीशे में बंदूक की गोली मारने पर शीशे में छेद हो जाता है और पत्थर मारने पर शीशा चटक जाता है? साथियों, जब गोली शीशे में घाली जाती है तो गोली का वेग बहुत अधिक होता है और बंदूक और शीशे के बीच का जो संपर्क समय है वो बहुत कम होता है। जब अपन शीशे में गोली घालते हैं तो जितनी जगह शीशे में गोली लगती है तो शीशे के वेग कण ही गतिशील हो जाते हैं जो गोली के संपर्क में आते हैं, क्योंकि वो विराम अवस्था में रहते हैं कण, और वो कण ही विराम अवस्था के वो कण ही गतिशील होते हैं जो गोली के संपर्क में आते हैं, बाकी कण संपर्क में नहीं आते। इसलिए गोली मारने पर शीशे में छेद हो जाता है। अगर हम पत्थर मारते हैं तो शीशा चटक जाता है, क्योंकि पत्थर और शीशे के मध्य का जो संपर्क समय है वो अधिक होता है। संपर्क समय अधिक होने के कारण जब पत्थर शीशे में घलता है तो शीशे के वो कण गतिशील नहीं हो पाते हैं, वो स्थिर अवस्था में ही रहते हैं और शीशा चटक जाता है। दूसरा देखिए, गति का जड़त्व। किसका जड़त्व? गति का जड़त्व। वस्तु का वह गुण जो उसकी गतिशील अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, गति का जड़त्व कहलाता है। फिर से सुनिए, वस्तु का वह गुण जो उसकी गतिशील अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, गति का जड़त्व कहलाता है।
उदाहरण की बात करें तो चलती हुई गाड़ी में खड़ा व्यक्ति गाड़ी के अचानक रुक जाने से व्यक्ति व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है। फिर से सुनिए, चलती हुई गाड़ी में खड़ा व्यक्ति गाड़ी के अचानक रुक जाने से व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है। इसे गति का जड़त्व कहते हैं, क्योंकि इसमें भी व्यक्ति का भाग दो भागों में बटा होता है। जो गाड़ी के संपर्क में होता है, गाड़ी के संपर्क में नहीं होता है। जो गाड़ी के संपर्क में होता है वो तो गाड़ी के साथ ही रुक जाता है, लेकिन जो ऊपर का भाग होता है वो गतिशील अवस्था में ही रहता है और वो आगे की ओर गिर जाता है। इसे गति का जड़त्व कहते हैं। दिशा का जड़त्व, वस्तु का वह गुण जो उसकी दिशा की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे। फिर से सुनिए, दिशा का जड़त्व, वस्तु का वह गुण जो उसकी दिशा की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे। साथियों, ऐसे जड़त्व को दिशा का जड़त्व कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो गाड़ी रोड पर चल रही है, उसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। मोड़ आता है तो व्यक्ति दाहिने साइड मुड़ जाती मोड़ आता है तो गाड़ी दाहिने साइड मुड़ती है, तो उसमें खड़ा व्यक्ति बाईं ओर की ओर गिर जाता है। यह गाड़ी बाईं ओर के लिए मुड़ती है तो व्यक्ति दाईं ओर की ओर गिर जाता है। तो इस प्रकार की गति को इस प्रकार के जड़त्व को दिशा का जड़त्व कहते हैं। ये तो हुआ हमारा न्यूटन की गति का प्रथम नियम। उसके अंतर्गत हमने जड़त्व पढ़ा, उसका प्रथम नियम पढ़ा। हेडिंग डालिए, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए या उस पर आरोपित किए गए बल के समानुपाती होती है। क्या कहा न्यूटन ने? इसने कहा कि किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अर्थात संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। क्या? संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन ने भी कहा कि आरोपित बल के समानुपाती होती है। माना कि बल F है और इसके समानुपाती होती है। साथियों, संवेग क्या है? पहले अपन को संवेग को भी तो देखना पड़ेगा। साथियों, किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही संवेग है। क्या है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही संवेग कहलाता है। वस्तु का अगर किसी ने पूछ लिया कि संवेग क्या है, तो छोटा सा आंसर होता है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। द्रव्यमान को हम m से व्यक्त करते हैं और वेग को हम v से व्यक्त करते हैं। में परिवर्तन,
द्रव्यमान ये क्या है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही तो है, यही तो संवेग है। वो ये भी कहा कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन आरोपित बल के समानुपाती होती है। संवेग की परिभाषा होती है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। लेकिन द्रव्यमान तो परिवर्तित नहीं हो सकता, तो यहाँ किसने कहा कि वेग में परिवर्तन। अब यह वेग, जब अपन वेग में परिवर्तन की बात करते हैं तो जब वेग में परिवर्तन हो तो त्वरित गति उत्पन्न होती है, त्वरण उत्पन्न होता है। तो वेग में परिवर्तन की दर ही तो त्वरण कहलाती है। साथियों, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। एफ वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1। त्वरण क्या कहता है कि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है और त्वरण को ए से व्यक्त करते हैं, या इसे इस प्रकार से परिभाषित करें, किसी वस्तु पर लगाए गए बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यह न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अंदर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये निकल के आता है कि जब अपन गाड़ी को भीड़ भाड़ सड़कों पर चलाते हैं तो ईंधन की खपत अधिक होती है, और सुनसान सड़क पर चलाते हैं तो ईंधन की खपत कम होती है। क्योंकि जब अपन गाड़ी भीड़ भाड़ सड़क पर चलाते हैं तो गाड़ी की चाल धीमी और तेज होती है, यानी बल अधिक लगता है, तुरंत गति उत्पन्न होती है, कभी धीमी कभी तेज, कभी धीमी कभी तेज। कोई सी धीमी तेज को ही तुरंत गति कहते हैं, त्वरण कहती है, यानी वहाँ त्वरण उत्पन्न होता है। जब बार बार त्वरण उत्पन्न हो तो बल भी अधिक लगेगा, और जब बल अधिक लगेगा तो ईंधन की खपत तो होगी ही। अगर हम सुनसान सड़क की बात करें तो सुनसान सड़क पर गाड़ी की गति में तुरंत गति कम उत्पन्न होती है, और इसलिए वहाँ कम बल लगाया जाता है, कम बल लगता है। तो सुनसान सड़क पर ईंधन की खपत कम होती है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। क्यों साथियों? क्योंकि गेंद का जो द्रव्यमान है और वेग है, वो गेंद का संवेग है, उसमें परिवर्तन लाना है। उसे रोकने के लिए उसके बीच गेंद के बीच का संपर्क समय जितना अधिक होगा उतना ही बल कम लगाना पड़ेगा। इसलिए जब खिलाड़ी गेंद को कैच करता है तो हाथ पीछे की ओर खींचता है, यानी वो समय को बढ़ाता है, संवेग में परिवर्तन के समय को बढ़ाता है। और बल, ताकि बल कम लगे, अब बल कम लगेगा तो उसके हाथों में चोट नहीं लगेगी। ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहता है कि एक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या कहता है न्यूटन का गति का तृतीय नियम? न्यूटन की गति का तृतीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होना। एग्जाम्पल की बात करें, शायद आप लोगों ने देखा हो कि जब कुएं से पानी निकाला जाता है
बस ध्यान दीजिए, कुआं कोई भी बनाइए और ये सोचिए कि हम कुआं से पानी खींच रहे हैं। आप कुआं से पानी खींच रहे हैं, कुआं बाल्टी से, अगर रस्सा टूट जाता है तो बाल्टी तो नीचे जाएगी और आप पीछे की ओर गिर जाएंगे। ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम हो कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत की प्रतिक्रिया, यानी बाल्टी नीचे गई और आप पीछे की ओर गिरे, बाल्टी आगे गई आप पीछे की ओर गिरे। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो नाव का चलना पानी में, शायद आपने कभी पानी में बोटिंग किया हो तो देखना कि जो नाव को खेलने वाले होते हैं, चलाने वाले होते हैं, वो एक लकड़ी से पीछे की ओर पानी को ढकेलते हैं और नाव कहाँ जाती है, आगे जाती है। तो वो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। बंदूक के द्वारा दागी गई गोली, बंदूक घालते हैं तो एक धक्का लगता है पीछे की ओर। ये क्या है, तृतीय नियम है। रॉकेट का उड़ना न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, अपन बॉल दीवार पर मारते हैं तो बॉल वहाँ से अपने पास वापस आती है। ये क्या है, जितनी जोर से मारेंगे वो उतनी जोर से अपने पास आएगी। तो ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। जब न्यूटन छोटे से थे तो उसने पढ़ाई कर रहे थे वो, तो उन्होंने पेन लिया, दीवार पे से फेंक के मारा, पेन फेंक वापस उन्हीं के पास आया। बोले अच्छा यहाँ से भी कोई मेक रहा है, फिर नहीं यार ये तो निर्जीव है, फिर यहाँ से कैसे हो रहा है। अच्छा तो बोल एक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन किस गति को तृतीय नियम कहते हैं। आज के लिए इतना ही, बचे हुए टॉपिक को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।